हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फुल चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर। मैथमेटिकली आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मीन्स चार्ज, टी मीन्स टाइम। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जब कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है कंडक्टर की एक इंच से दूसरी इंच तक, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। सपोज ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कोई कंडक्टर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तब कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेगा, एक इंच से दूसरी इंच तक फ्लो होगा। तो यहाँ भी बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड की तरफ चलने लगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव किया उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो होगा करंट की डायरेक्शन। तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसकी चलने से, उसकी मोशन होने से हमें क्या मिला? करंट मिला। अब इस कंडक्टर को थोड़ा बड़ा करके मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। और इस कंडक्टर में मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ था, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस एरिया को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए डेल टी टाइम लगा। नाउ पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस किया उसको हम कैसे निकालेंगे? कितना चार्जेस क्रॉस किया पर यूनिट टाइम में, कितना चार्ज क्रॉस किया पर यूनिट टाइम में, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? डेल क्यू बाई डेल टी, ऐसे हम निकालेंगे। और इस क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं? करंट। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? करंट। जब डेल हम यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज करंट। तो ये हो गया एवरेज करंट। और डेल जब डी में कन्वर्ट हो जाएगा, जब लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 होगा, डेल कन्वर्ट हो जाएगा डी में, तब हमें क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल डी क्यू बाई डी टी। तो हमें समझ में आ गया करंट क्या है। करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, चार्ज का फ्लो है। चार्ज का जो फ्लो है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। और करंट को हम कैसे निकालेंगे? यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, एक इंच से दूसरी इंच तक। तो फॉर्मूला को याद रखना, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज करंट निकालने के लिए एवरेज करंट डेल क्यू बाई डेल टी, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी।
चार्ज की एसआई यूनिट है एम्पियर, उसके लिए कैपिटल ए हम यूज़ करेंगे, डायमेंशन ए, कैपिटल ए। और एक बात याद रखिए, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको हम टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते हैं। करंट की डायरेक्शन है, करंट की मैग्नीट्यूड है, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और हम कह सकते हैं करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी बट नॉट वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। It states that at constant temperature, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across the conductor. Mathematically, voltage is proportional to current. V is proportional to I. V equal to IR. तो यहाँ R क्या है? एक proportionality constant, इसको हम क्या बोलेंगे? Resistance of the conductor. तो ओम्स लॉ क्या बताता है? जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तब करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब कंडक्टर में हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज होगा। आप लोग घर में देखते ही होगी, जब वोल्टेज कम होता है, जिस दिन वोल्टेज डाउन होता है उस दिन क्या होते हैं? फैन अच्छे से नहीं चलते हैं, बल्ब अच्छे से नहीं जलते हैं। वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट भी कम मिलेगा, तो इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं करेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम, उसका एक सिंबल है ओम। डायमेंशन ml² A इन्वर्स 3 T इन्वर्स 2। फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन R। रेजिस्टेंस पर कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। एक है लेंथ, दूसरा है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब कोई कंडक्टर का हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जब कोई कंडक्टर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेंगे तब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों वायर है, दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? किस में ज़्यादा होगा बताइए? जिसका लेंथ ज़्यादा है इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर का लेंथ सेम है, लेकिन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है और सेकेंड जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका लेंथ कम है, इसकी कंपैरिजन में इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इन दोनों में से इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इन दोनों रिलेशन को मिला के हमें मिला, नाउ वी कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। L के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है इसीलिए हम ऊपर लिखा, A के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है इसीलिए हम नीचे लिखा। तो R इक्वल टू रो L/A। जब हम
प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तब कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रो। रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो और रेसिस्टिविटी, इसका डेफिनेशन क्या है? द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ ए मटेरियल हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर and area of cross section 1 meter square is called specific resistance or resistivity. एक मीटर लॉन्ग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कंडक्टर ने कितना रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, कितना रेसिस्टेंस देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम मीटर, डायमेंशन ml3, T इन्वर्स 3, A इन्वर्स 2। ये जो डेफिनेशन है ये कैसे आया उसको थोड़ा देखिए। हमें एक रिलेशन मिला था R इक्वल रो L बाई A। L क्या है? लेंथ है, तो L की जगह हमने 1 मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, 1 मीटर पुट किया। एरिया की जगह हमने 1 मीटर स्क्वायर पुट किया, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल रो हो जाएगा, होगा ना? R इक्वल रो हो जाएगा। तो R इक्वल रो कब होगा? जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक कंडक्टर जितना रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, जितना रेसिस्टेंस देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और ऐसा यूनिट को कैसे निकाला? रो कितना निकालेगा? यहाँ से रो निकालिए, रो इक्वल RA बाई L। R का ऐसा यूनिट है ओम, A का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, क्या बसा? ओम मीटर। हमें मिला ओम मीटर। ओम मीटर किसका ऐसा यूनिट है? रो। रो का ऐसा यूनिट है ओम मीटर। ऐसे ही निकालते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मैथमेटिकली J इक्वल करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की थ्रू कितना करंट पास हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी। ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं एम्पियर मीटर इन्वर्स 2। डायमेंशन A L इन्वर्स 2। Next, drift velocity. The average velocity attained by free electrons in a conductor due to an electric field is called drift velocity. Drift velocity Vd equal minus EE small e capital E into tau by m. E means charge of electron, capital E means electric field, m means mass of electron, tau means average time. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का। जब कोई कंडक्टर की दोनों इन में हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तब कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
वो मोशन करने लगता है। फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, चलने लगता है, तो उसका जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब वायर में वोल्टेज सप्लाई की वजह से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डिराइवेशन है, डिराइवेशन को एक बार देखिए। पहले जब कंडक्टर की दोनों इन में हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे उस समय क्या होगा? ये कंडक्टर है, इसकी दोनों इन में हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया अभी तक, तो अब ये कंडक्टर में क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, दूसरा अलग डायरेक्शन में जाएगा, तीसरा भी अलग डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे रैंडम मोशन करेगा। और ये रैंडम मोशन क्यों कर रहा है? ड्यू टू टेम्परेचर। सभी मटेरियल की टेम्परेचर होते हैं, तो इस कंडक्टर में जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। और ड्यू टू रैंडम मोशन यू इनिशियल वेलोसिटी, इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे? इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा? कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स की वजह से वो एक डायरेक्शन में चलने लगेगा। फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन गेन करेगा। लेकिन ड्यू टू कोलिशन उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी। तो जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन गेन करेगा और एक डायरेक्शन में वो चलने लगेगा। लेकिन ड्यू टू कोलिशन, इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिशन होगा, इलेक्ट्रॉन आयन के बीच कोलिशन होगा, कंडक्टर में आयन्स भी होगा। तो ड्यू टू कोलिशन इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। कभी कभी वेलोसिटी इंक्रीज होगा, कभी कभी डिक्रीज होगा, इसीलिए जो वेलोसिटी उसको मिलेगा उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद। तो v इक्वल टू हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में मिला था v इक्वल u प्लस ए टी। एवरेज निकालेंगे, v एवरेज u एवरेज ए टी एवरेज। u एवरेज कितना? 0। अब a निकालना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल टू ma। तो a इक्वल F बाई m। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? E। पोटेंशियल की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स दिया है। तो कितना फोर्स दिया है? F इक्वल E बाय m। तो यहाँ हम लिखेंगे E बाय m और T है
एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। और एक बार देखिए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज निगेटिव है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। हमें क्या मिलेगा, माइनस ई एम टी का एवरेज लेने से हमें मिलेगा टाउ। और जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने गेन किया उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो वी डी इक्वल माइनस ई टाउ बाय एम, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक है एसी, दूसरा है डीसी। दोनों टाइप्स की करंट के बारे में हमें पढ़ना होगा क्लास 12 में। ये जो करंट अब डिस्कस कर रहा हूँ ये है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और ये करंट तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। नेक्स्ट, रेसिस्टर्स इन सीरीज। ये रेसिस्टर का सिंबल है। सीरीज में जब हम रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे तब टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। टोटल रेसिस्टेंस आर टोटल इक्वल R1 प्लस R2 प्लस Rn। जितना रेसिस्टर होगा, अगर दो रेसिस्टर है तो R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। जितना है सबका रेसिस्टेंस हमें डायरेक्टली प्लस करना होगा। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, जब रेसिस्टर पैरेलल कनेक्शन में होगा तब हम टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 बाय R टोटल इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 1 बाय Rn। जितना रेसिस्टर होगा सभी का रेसिस्टेंस 1 बाय करके प्लस करना होगा। अगर दो रेसिस्टर होगा तब हम कैसे निकालेंगे, 1 बाय R टोटल इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। EMF, electromotive force. It is the potential difference between the positive and negative electrodes of a cell. बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज, जो इंटरनल वोल्टेज है, बैटरी की इनसाइड में जो वोल्टेज मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है, बैटरी की ओरिजिनल पोटेंशियल, इंटरनल पोटेंशियल है। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r, द रेसिस्टेंस which is present within the cell that resists the current flow through it is called internal resistance। तो बैटरी की इनसाइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो के समय जो रेसिस्टेंस उसको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टर्मिनल के बीच जो रेसिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस। द रिलेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट containing an external resistance R, a battery of EMF epsilon and internal resistance small r is I equal EMF by कैपिटल R प्लस स्मॉल r। डायग्राम को देखिए, एक सेल, एक बैटरी हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ। इस सेल का EMF एप्सिलॉन, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r होगा। देखिए सेल का जो EMF उसको आप इंटरनल पोटेंशियल समझिए। सेल का जो EMF आप क्या समझिए, इंटरनल पोटेंशियल, सेल का ओरिजिनल पोटेंशियल ऐसा मान लीजिए। तो ये रिलेशन कैसे आया उसको देखिए। एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, सेल के साथ। तो सेल का इंटरनल पोटेंशियल कितना है, एप्सिलॉन। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R। और ये है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यहाँ करंट फ्लो होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा। इस करंट का एक्सप्रेशन हमें निकालना है।
ओम्स लॉ को याद कीजिए, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। I हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V बाय R। यहाँ भी सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, I इक्वल टू V बाय R। ऊपर में क्या होगा, वोल्टेज, नीचे में क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है, यहाँ वोल्टेज कितना है, ये है वोल्टेज। इसलिए मैंने पहले ही कहा था इसको क्या मानिए, इंटरनल वोल्टेज मानिए, डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस कितना है, बाहर में कैपिटल R है, लेकिन बैटरी का भी तो रेसिस्टेंस है ना, दोनों को प्लस करना होगा, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो गया जब हम एक सेल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तब सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसका एक्सप्रेशन I इक्वल टू EMF बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मतलब EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस। सेल्स इन सीरीज, जब बैटरी को हम सीरीज कनेक्शन करेंगे देन टोटल EMF हमें मिलेगा एप्सिलॉन 1 को E भी कहते हैं, E1 प्लस E2 प्लस, लेकिन जो सिंबल है वो एप्सिलॉन का सिंबल है, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट एप्सिलॉन n। और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस डॉट Rn। तो जब बैटरी सीरीज में कनेक्ट होगा तब हम टोटल EMF टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे निकालेंगे। जब बैटरी सेल पैरेलल कनेक्शन में होगा तब हम कैसे निकालेंगे, टोटल EMF निकालेंगे, टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 प्लस डॉट एप्सिलॉन n बाय Rn। और एन टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 1 बाय टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 1 बाय Rn। मोबिलिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मैथमेटिकली मोबिलिटी म्यू इक्वल मॉडुलस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय E इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पुट करेंगे तब हमें मिलेगा म्यू इक्वल E टाउ बाय m। E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ मीन्स एवरेज टाइम, m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। VD के लिए मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्ट पर सेकेंड, उसके बाद हमें मिला मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। किर्चॉफ्स लॉ और किर्चॉफ्स रूल। किर्चॉफ ने दो रूल दिया था, फर्स्ट वन इज किर्चॉफ्स जंक्शन रूल। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट इज 0, दैट इज समेशन करंट इक्वल 0। जंक्शन क्या है, इस डायग्राम में ऐसा एक पॉइंट है जिस पॉइंट की तरफ कुछ करंट आया है और कुछ करंट उस पॉइंट से बाहर गया है। इस डायग्राम में O एक जंक्शन है। अब इस स्टेटमेंट को हम अप्लाई करेंगे, टोटल करंट हम निकालेंगे। जो इनकमिंग करंट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो आउटगोइंग करंट है उसको हम नेगेटिव लेंगे। I1 इनकमिंग है, O की तरफ आया है, तो I1 क्या होगा, पॉजिटिव। I1 प्लस I2 को देखिए, I2 आउटगोइंग है, O से बाहर गया है, इसलिए I2 को हम निगेटिव लेंगे, माइनस I2 प्लस I3 को देखिए, I3
आउटगोइंग है, आउटगोइंग को क्या लेना होगा, निगेटिव। ओ से बाहर गया है इसीलिए हम निगेटिव लेंगे, प्लस माइनस I3 प्लस I4 इनकमिंग ओ की तरफ आया है, जंक्शन पॉइंट की तरफ आया है, इसलिए प्लस I4 पॉजिटिव होगा। टोटल सम कितना होगा, 0। I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I4, इनकमिंग को एक साथ रख दिया, जो आउटगोइंग है उसको राइट साइड में ले गया, I2 राइट साइड में ले गया, I3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, एट एनी जंक्शन टोटल करेंट्स फ्लोइंग इन इक्वल टोटल करेंट्स फ्लोइंग आउट। जितना करंट एंटर किया है उसका टोटल और जितना करंट बाहर गया है उसका टोटल इक्वल होगा। I1 प्लस I4 ये क्या है, टोटल इनकमिंग करंट, I1 I4 इनकमिंग, I2 I3 टोटल आउटगोइंग, डायरेक्शन को देखिए, आउटगोइंग करंट, तो टोटल इनकमिंग इक्वल टोटल आउटगोइंग। सेकेंड, किरचॉफ्स लूप रूल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल around any closed loop is 0, that is summation potential equal 0। ये रूल हम अप्लाई करेंगे क्लोज सर्किट में। ये एक क्लोज सर्किट है, बैटरी 2 रेसिस्टर से कनेक्ट हुआ है, I करंट फ्लो हुआ है सर्किट में। अब हमें क्या करना होगा, लूप कंसीडर करना होगा। किसी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट किया, A B C D, A B C D। लूप कैसे बनेगा, इन A B C D A लूप, A B C D A, ये क्या हो गया, एक लूप हो गया, क्लोज लूप। A से B गया, B से C, C से D, D से फिर हम A आया, तो बन गया क्लोज लूप। इस लूप में हम इस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। हम क्या निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। पहले हम A से B की तरफ जाएंगे। फ्रॉम A टू B कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल 0 होगा। A से B पोटेंशियल 0। अब B से C जाएंगे, तो B से C जब हम जाएंगे तब हमें करंट को देखना होगा, करंट किस तरफ फ्लो हुआ है। हम B से C गया है, करंट भी B से C फ्लो हुआ है। करंट की डायरेक्शन और लूप का जो डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा तो पोटेंशियल में निगेटिव लूँगा। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। करंट I फ्लो हुआ है, रेजिस्टेंस R1 है, तो वोल्टेज कितना होगा, IR1। साइन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। मैंने कहा कि लूप डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो मैं निगेटिव लूँगा। अब हम C से D की तरफ जाएंगे और करंट भी C से D की तरफ फ्लो हुआ है। लूप डायरेक्शन और करंट की जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, इसीलिए पोटेंशियल निगेटिव होगा।
इसीलिए पोटेंशियल को निगेटिव लेंगे। प्लस पोटेंशियल कितना होगा, IR2 माइनस IR2। अब हम D से A आएंगे, तो D से जब हम A आएंगे तब करंट की डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम। यहाँ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या है, एक बैटरी है। इस बैटरी का पहले हमें निगेटिव टर्मिनल मिला, उसके बाद मिला पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर पहले बैटरी का निगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे मिलता है तो बैटरी का पोटेंशियल हम पॉजिटिव मानेंगे। इक्वल्स टू 0, टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। याद रखिए, लूप रूल अप्लाई करने के लिए पहले क्लोज लूप हमें चाहिए, उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे हमने दिया है ABCDA, लूप को नाम देना पड़ेगा। उसके बाद लूप डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। करंट और लूप की डायरेक्शन अगर सेम होगा तब पोटेंशियल, मैंने निगेटिव लिया है, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मैंने निगेटिव लिया है। और इन केस ऑफ बैटरी पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, तब हम बैटरी की पोटेंशियल को पॉजिटिव मानेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, इट हैज़ 4 resistors R1, R2, R3 and R4. Across A and C, a source is connected. Between B and D, a galvanometer G is connected. ये ह्यूस्टन ब्रिज का डायग्राम है। 4 रेसिस्टर है, R1, R2, R3, R4, उसका रेसिस्टेंस है। B एंड D दोनों के बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। इस डायग्राम की मदद से, ह्यूस्टन ब्रिज की मदद से हम अननोन रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ 4 रेसिस्टर है, अगर किसी एक का वैल्यू हमें पता नहीं तो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। R1/R2 इक्वल R3/R4। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा जब गैल्वेनोमीटर की थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वैलिड होगा। मतलब B एंड D इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। पोटेंशियल इक्वल होगा तो B से D तक करंट फ्लो नहीं होगा। हमने इस डायग्राम पर दिखाया है IG करंट दिखाया है, लेकिन जब इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे तब हमें IG 0 लेना होगा। IG 0 लेने के बाद ही हमें ये मिलेगा R1/R2 इक्वल R3/R4। R1/R2 इक्वल R3/R4। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज। इट कंसिस्ट ऑफ ए वेयर ऑफ लेंथ 1 मीटर। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लेंथ की वेयर यूज़ करते हैं। ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है। यहाँ 1 मीटर वेयर मेज़र करने के लिए एक स्केल है जिसमें 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ये 2 रेसिस्टर है R and S, और जो वेयर है 1 मीटर लेंथ का जो वेयर है वो ये है। मीटर ब्रिज की मदद से भी हम अननोन रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऊपर का जो रेसिस्टेंस है R, उसके नीचे क्या आएगा L, R/L इक्वल क्या होगा S/100 माइनस L। R/L इक्वल S/100 माइनस L। R/L इक्वल S/100 माइनस L। तो S को हम इस साइड ले आया, L को इस तरफ ले आया, उसके बाद हमें मिला R/S इक्वल L/100 माइनस L।
देखिए गैल्वेनोमीटर की एक साइड में एक जॉकी है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको जॉकी कहते हैं। इस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर मूव किया, तब हमें ऐसा पॉइंट मिला जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो गया। मतलब गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, वो पॉइंट ए पॉइंट से कितनी दूरी में मिला। मतलब ए एंड जॉकी इन दोनों के बीच लेंथ कितना है, वो लेंथ जानने के बाद हमें बाकी लेंथ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? 100 सेंटीमीटर माइनस एल। ये अगर मैंने मान लिया 15 सेंटीमीटर में हमें मिला, बाकी लेंथ कितना होगा? 100 माइनस 15, 75 सेंटीमीटर। व्हिटस्टोन ब्रिज का ट्रिक भी सेम है। कैसे याद रखेगा? R1 डिवाइडेड बाय उसका नीचे जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस, R1 बाय R2 इक्वल R3 बाय R4। और यहाँ भी सेम R बाय L इक्वल S बाय 100 माइनस L। पोटेंशियोमीटर यूजेस को देखिए। टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। नेक्स्ट, टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। दो बैटरी का EMF कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। और बैटरी सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू भी हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू निकाल सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम को देखिए। दो बैटरी है, एक का EMF ε1, दूसरे का ε2 है। एक की है, की के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और गैल्वेनोमीटर की दूसरी साइड में एक जॉकी है। जब इस जॉकी को हम यहाँ से मूव करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट, जब इस जॉकी को हम ए पॉइंट से मूव करेंगे तब हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा। यहाँ दिखाया गया है N1। इस पॉइंट पर क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हुआ। तो पहले हमने A3 सभी को कनेक्ट करके ऐसा किया। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? 2-3 सभी को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके फिर से जॉकी को A से मूव करेंगे। मूव करने के बाद हमें क्या मिला? N2 पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 मिला। उसके बाद मिलेगा ये रिलेशन। ये एक डिराइवेशन है। तो इस डिराइवेशन के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? पहले ये जो की है हम ऑफ रखेंगे। पहले इस की को हम ऑफ रखेंगे। उसके बाद गैल्वेनोमीटर में जो जॉकी कनेक्ट है उस जॉकी को हम ए से मूव करेंगे। करने के बाद ऐसा पॉइंट मिलेगा N1, जिस पॉइंट में डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब इस की को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर से हम जॉकी को ए पॉइंट से मूव करेंगे और एक पॉइंट मिलेगा N2, उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 आएगा। कुछ इक्वेशंस हमें मिलेगा। तो इक्वेशंस की मदद से हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे। वो है इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r इक्वल कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1। तो इसका भी डिराइवेशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।